हमारे बॉडी बिल्डिंग आर्ट का आज डे 9 है। मैं जस्ट अभी सोकर उठा हूँ एंड अभी मुझे अपना वेट मेजर करना है। पिछले 1-2 दिन से मैं अपना वेट अच्छे से मेजर नहीं कर रहा था क्योंकि वेइंग मशीन नहीं आए थे। अब वेइंग मशीन आ चुके हैं, सो अब हम लोग अपने वेट को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। लेकिन कल रात को मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी एंड मेरा वेट भी रात को 73.5 kg था, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। रात को जनरली मेरा वेट 74 या तो फिर 74 से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, तो ही मैं सुबह 73 kg वेट लेकर उठ सकता हूँ। लेकिन कल रात बिकॉज मेरा वेट कुछ ज्यादा ही कम था, मैं श्रेड था एंड मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, इसलिए मैंने बाहर जाकर कुछ फास्ट फूड्स खाया था। लेकिन फिर भी आज जब सुबह मैंने अपनी फिजिक चेक की तो फिर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत लो है एंड मुझे नहीं लगता कि मेरा वेट 73 kg से कुछ ज्यादा होगा। अभी करंटली मेरा वेट 72.4 kg है एंड ये बहुत कम नहीं है। नॉर्मल लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं सिर्फ 0.6 kg को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ 0.6 kg की नहीं है। मैं अभी बल्क के ऊपर हूँ एंड मैं स्पेशली ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरा वेट डिक्रीज हो, क्योंकि मैं अपने मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने की ट्राई कर रहा हूँ। जिम के अंदर मैं हर रोज फेलियर तक ट्रेन कर रहा हूँ एंड अब तो मैं बियॉन्ड फेलियर भी जा रहा हूँ। एंड अगर वेट मेरा डिक्रीज होगा तो फिर मैं अपने आप को एंश्योरमेंट कैसे दे सकता हूँ कि मेरी बॉडी को जितनी भी कैलोरीज की नीड है उससे मैं उसको ज्यादा कैलोरीज दे रहा हूँ, ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि ओके मेरे मसल्स जब भी ग्रो होने वाले होंगे तब वो ग्रो हो ही जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक सरप्लस है कैलोरीज का। लेकिन अगर इस तरह से मेरा वेट डिक्रीज हो रहा है तो फिर मुझे एंश्योरमेंट नहीं मिल रही है एंड मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ इस बल्क के पहले 10 दिनों से। अभी भी 2 दिन बाकी है, ये सिर्फ 9th डे है। सो आज के पूरे दिन में भी हम लोगों को 2600 कैलोरीज कंज्यूम करनी है एंड फिर कल भी हम लोगों को इतनी ही कैलोरीज कंज्यूम करनी है एंड ऊपर से मैं हर रोज 100 कैलोरीज कार्डियो से बर्न भी कर रहा हूँ। एंड अब मैं वापस से रिकंसिडर कर रहा हूँ कि क्या मुझे अपने कार्डियो को भी सचमुच में इंक्रीज करने की जरूरत है भी या नहीं। एंड ये चीज गलत इसलिए जा रही है क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कि 2600 कैलोरीज के अंदर मैं अपना वेट डिक्रीज करने लगूंगा एंड अगर मैं कार्डियो करूंगा तो फिर मेरा वजन और भी ज्यादा डिक्रीज होने लग गया। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था क्योंकि पहले भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं अराउंड 2600 और 2700 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। सो मेरे वेट में पहले 10 दिनों में कुछ खास चेंजेस नहीं आना चाहिए थे, लेकिन मैं ज्यादा श्रेडेड होने लगा हूँ एंड इस बल्क के दौरान मुझे जरा भी श्रेडेड होने का मन नहीं था। ऑफ कोर्स जब मैं मिरर में देख रहा हूँ तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ अच्छे या बुरे दिखने की नहीं है। मैं अपने मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए वो हर एक चीज करने के लिए तैयार हूँ जो भी मुझे करनी होगी। एंड अगर इसी तरह से बल्क के दौरान अगर मैं अपना वेट डिक्रीज करने लगूंगा एंड ज्यादा श्रेडेड होने लगूंगा तो फिर एंश्योरमेंट मुझे कभी भी नहीं मिल पाएगी। इसी रीजन की वजह से इस 10 दिनों के बाद जो हम लोग 150 कैलोरीज कार्डियो के थ्रू बर्न करने वाले थे वो भी अब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं एंड अब हम लोग 10 दिनों के बाद कोई भी कार्डियो नहीं करने वाला। ये जो पहले 10 दिन होंगे, आज का दिन एंड कल का दिन, कल हमारा ऑफिशियली 10 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद हम लोग कोई भी कार्डियो नहीं करेंगे। और मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग 100 कैलोरीज कार्डियो के थ्रू बर्न करेंगे। हम लोग 100 कैलोरीज हमारे डाइट के अंदर ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं ताकि जो भी कैलोरीज हम लोग बर्न कर रहे हैं वो हम वापस से इनटेक भी कर ले। लेकिन मुझे पता नहीं है कि इस चीज का सचमुच में कुछ फायदा होता भी है या नहीं। जितनी कैलोरीज आप अपने डाइट में ले रहे हो उतनी कैलोरीज अगर आप बर्न भी कर रहे हो तो फिर आपका वेट ना तो डिक्रीज होना चाहिए ना तो इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे मेंटेनेंस कैलोरीज पर ही रहना होता तो फिर मैं कार्डियो को इंक्लूड ही क्यों करूं। अगर मैं कार्डियो को इंक्लूड ही नहीं करूंगा तो फिर मुझे अपने डाइट में भी 100 कैलोरीज इंक्रीज नहीं करनी होगी। बिकॉज मैं कार्डियो को इंक्लूड कर रहा हूँ इसलिए मुझे 100 कैलोरीज अपना डाइट में भी ऐड करनी पड़ रही है। लेकिन क्या सचमुच में इस चीज को करने से मुझे कुछ फायदा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं एक न्यूट्रल पोजीशन में आ रहा हूँ। इस कार्डियो के थ्रू ना तो मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ है कि मुझे वेट लॉस करना है और मेरा वेट इंक्रीज होगा, क्योंकि कैलोरीज सेम हो जाएगी। इसलिए इस चीज के पीछे का मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन मैंने कई सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा एंड मैंने भी कभी भी
इस तरह से इस चीज को एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं किया है। सो इस 10 दिन के बाद 10th से 20th डे तक मैं इस चीज को फॉलो करने वाला हूँ एंड हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर हम लोग जितनी कैलोरीज ऐड कर रहे हैं अपने डाइट में एंड उतनी ही कैलोरीज अगर हम लोग बर्न भी कर दे तो फिर क्या उससे सचमुच में कुछ फायदा होता भी है या नहीं। मैं भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा कैलोरीज एंड ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जा रहा है तो फिर शायद वो ज्यादा हेल्दी रह पाएगी। इस पहला 10 दिनों के अंदर मुझे रियलाइज होने लगा है कि एग्जैक्टली मैं कितना इग्नोरेंट हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। मुझे इतना भी नहीं पता था कि अगर मैं 2600 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा एंड 100 कैलोरीज कार्डियो के थ्रू बर्न करूंगा तो फिर मेरा वेट डिक्रीज हो सकता है एंड ये मेरी ऑफिशियली मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं होगी। और मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि मैंने मसल्स गेन कर लिया है इसलिए मैं ज्यादा श्रेडेड दिखने लगा हो। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक हफ्ते या तो फिर 10 दिनों के अंदर आप कुछ खास मसल्स बिल्ड नहीं कर सकते। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है एंड 3-4 महीने के बाद ही आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिल सकते हैं क्योंकि आपने ये चीज नई ऐड की थी अपने वर्कआउट और डाइट में एंड अब 3 महीने हो चुके हैं। सो ये डिफरेंस है एंड एटलीस्ट आप लोगों को अपने आप को 3 से 4 महीने तो देने ही होंगे ताकि आप वो छोटे छोटे रिजल्ट्स देख सको। अगर आप उतने महीने भी नहीं देते एंड आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते तो फिर इसमें आपकी बॉडी या तो फिर डाइट एंड वर्कआउट में कोई दिक्कत नहीं है, आप में ही दिक्कत है। आपके अंदर ही बस पेशेंस नहीं है। ये है मेरी मॉर्निंग फिजिक एंड ना तो मैंने अभी अपनी ओट मिल कंज्यूम की है और ना तो अभी किसी तरह का पंप है। ये कंप्लीटली एक नेचुरल फिजिक है, नेचुरल लाइटिंग। सिर्फ इस साइड से सनलाइट आ रही है, बाकी और लाइट भी ऑन नहीं है। आप देख सकते हो कि मैं शर्ट दिख रहा हूँ, लेग्स भी अच्छा दिख रहा है। देख रहे हो आप स्ट्रिएशंस। बैक को भी एक बार फ्लेक्स करके दिखा देता हूँ। बैक कुछ अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि बैक एक बहुत बड़ा मसल है और अगर मैंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ डाला नहीं होता तो फिर मेरी बैक बहुत पतली सी लगती है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ये बहुत अजीब चीज है कि मैं अपने मसल्स के अंदर ये फील कर सकता हूँ कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। क्या आप लोग भी इस तरह से अपने मसल्स के अंदर फील कर सकते हो? I mean, अगर आप जिम में 1-2 साल से जा रहे हो तो फिर आपको भी ऑब्वियसली वो फील होता होगा कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद पोजिंग करते हो एंड अपनी बॉडी के अंदर जब भी कोई फूड नहीं होता तब पोजिंग करते हो तो फिर उन दोनों सिचुएशन में आपकी बॉडी बहुत डिफरेंटली फील होती है। मैं बॉडी नहीं कह सकता लेकिन सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपने पेट में कुछ डाला नहीं है, पोजिंग की वजह से मेरी सांस फूल रही है। ये ओटमील अभी मैंने कंज्यूम नहीं किया एंड अभी सुबह के 11 बज रहा है। मुझे पता है मैं लेट उठा हूँ लेकिन वो मेन पॉइंट नहीं है। सो अभी मैं अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो थिकनेस एंड वो स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही। वो जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है वो मुझे अपने बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स में फील ही नहीं हो रही। लेकिन अगर मैंने अभी वो ओटमील कंज्यूम कर ली होती तो फिर मुझे अपना मसल्स बहुत ही ज्यादा फुलर नजर आता है एंड बहुत अच्छी तरह से इनके साथ माइंड मसल कनेक्शन भी बना पाता। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ज्यादा जोर से अपने चेस्ट को फ्लेक्स किया तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें टीयर आ जाएगा क्योंकि अभी मैंने कल ही अपनी चेस्ट को ट्रेन किया था। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि जून की 28 तारीख को मेरी टेस्ट था ड्राइविंग लाइसेंस की, तो फिर उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था कार चला कर। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं कार लेकर जिम में जा सकता हूँ क्योंकि
अब पुलिस कुछ ज़्यादा ही रोक रहा है। सिर्फ 5-6 दिनों से मैंने ये नोटिस किया है कि पुलिस अब कुछ ज़्यादा ही हर लोगों को पकड़ रहा है एंड स्ट्रिक्टनेस कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो चुकी है। एंड मान लीजिए कि मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है, जो ऑब्वियसली मेरे पास है, एंड बाजू में एक ऐसा आदमी भी बैठा है जिसके पास रियल लाइसेंस है, लेकिन फिर भी वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड वो लोग इसके ऊपर भी दंड लगा रहे हैं, क्योंकि एल भी लिखा होना चाहिए एंड उसके साथ साथ जो भी बाजू में बैठा हुआ होता है उसके पैरों के नीचे भी क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलेटर होना चाहिए। एंड अगर वो 3 चीजें उसके पास भी नहीं होगी तो फिर वो गाड़ी ऑटोमेटिकली इलीगल बन जाएगी सीखने के लिए। और राइट, आज लेग डे है एंड लेग डे की शुरुआत हम लोगों ने स्क्वाड से की है। ये वॉइस ओवर मैं 1 दिन के बाद कर रहा हूँ एंड मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि आज भी मेरे लेग्स इतने दुख रहे हैं कि ऐसा ही लग रहा है कि मैंने सिर्फ 5-10 मिनट पहले ही अपना लेग वर्कआउट खत्म किया है एंड अभी मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि स्क्वाट्स करने के बाद हम लोगों ने लेग प्रेस लगाई थी एंड जनरली मुझे आदत नहीं थी स्क्वाट्स के बाद लेग प्रेस लगाने की। मैं हमेशा अगर स्क्वाट्स या तो फिर लेग प्रेस इस तरह के पुशिंग मूवमेंट्स करता था तो फिर मैं हमेशा उसके बाद लेग एक्सटेंशन ही एक्सरसाइज करता था ताकि मेरे लेग नॉर्मल अमाउंट में फटीग अक्यूमुलेट करें, स्पेशल मेरे कॉर्ड्स। लेकिन अब बिकॉज हम लोगों ने ब्रो स्प्लिट वर्कआउट रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, सो इसलिए अब हम लोगों को इस फटीग को मैक्सिमाइज करने के लिए 2 पुश मूवमेंट्स लगानी पड़ी एंड मैंने अच्छा डिसीजन लिया स्मिथ मशीन स्क्वाड्स को करके एंड फिर उसके बाद लेग प्रेस परफॉर्म करके, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज करके मुझे सचमुच में अपने कॉर्ड्स दुख रहा है। लेकिन ये एक सबसे बेस्ट वे मुझे नज़र आ रहा है अपने कॉर्ड्स को ज़्यादा बड़ा करने का, क्योंकि मेरे कॉर्ड्स में कंडीशनिंग तो है ठीक ठाक, लेकिन वो जो साइज़ होता है वो साइज़ की कमी है एंड राउंडनेस भी कुछ खास नहीं दिख रही। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें मेरी अपर बॉडी से तो फिर मेरे लेग्स भी लाइक 70-80% कीप अप कर रहे हैं मेरी अपर बॉडी के साथ। लेकिन अभी भी 10-20% ऐसा है कि मेरी अपर बॉडी थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है एंड ये एक्चुअल में कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी नेचुरल लिफ्टर्स होते हैं उनकी जो अपर बॉडी होती है वो हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है लेग्स के कंपैरिजन में, क्योंकि लेग्स को ग्रो करना एक्चुअल में ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी हम लोग लेग प्रेस लगा रहे हैं एंड आप लोग मेरी टेक्निक को देख सकते हो। मैं बहुत ही रिलीजियस वे में नीचे आ रहा हूँ एंड पूरी तरह से इसेंट्रिक मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल्ड वे में करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मैं लिटरली अपने आप के ऊपर थोड़ा सा प्राउड भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 प्लेट्स लगानी थी लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं थोड़ा और वेट लगाऊंगा लेग प्रेस की मशीन के ऊपर ताकि मैं और भी ज़्यादा फटीग एक्यूमुलेट कर सकूँ अपने कॉर्ड्स पर। एंड ये डिसीजन ऑब्वियसली अच्छा था, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी नई थी मेरे लिए कि स्क्वाट्स करने के बाद डायरेक्टली मैं लेग प्रेस कर रहा हूँ एंड लेग प्रेस के अंदर भी मेरी जो टेक्निक है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। इसके पहले के लेग के सेशन में आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि मेरे लेग्स थोड़े से काँप रहे थे। इस लेग के सेशन में भी मेरे लेग्स काँप रहे थे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी एंड काँपने की एफिशिएंसी थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी, जो शो करता है कि मैं इस मशीन को अब धीरे धीरे मास्टर करने लगा हूँ। ऑब्वियसली अभी भी मुझे 2-3 महीने लग जाएंगे लेग प्रेस की मशीन को पूरी तरह से मास्टर करने में, क्योंकि पहले से मैं हर एक मशीन को इस तरह से नहीं देखता था जिस तरह से मैं अब देखता हूँ। मैं अब कुछ ज़्यादा ही वेट को कंट्रोल करने की ट्राई करता हूँ एंड बाय द वे अभी मैं ये जो लेग कर्ल्स लगा रहा हूँ इसके अंदर मैं आगे झुक कर बैठा हूँ ताकि मेरे हैमस्ट्रिंग्स से ज़्यादा स्ट्रेच हो पाए। एंड मैंने कमेंट्स में भी देखा था ये जो हाथ मैंने पीछे लगाया है उसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरी नस बार बार खींच रही थी, मेरा पैर की नस फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों लेकिन दर्द करने लग रही थी जब भी मैं आगे इस तरह से झुक कर बैठता था। तो इसलिए मैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया एंड फिर मुझे अपनी नस नहीं खींच रही थी, सो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे इस तरह से आगे झुक कर लेग कर्ल्स लगानी थी क्योंकि मुझे भी पता है कि उससे हमारे हैमस्ट्रिंग्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेच्ड पोजीशन में आता है, जो स्ट्रेच्ड पोजीशन में इस तरह से नहीं आते। जिस तरह से मैं अभी पीछे आराम से बैठा हुआ हूँ उसमें भी हमारे हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच होते हैं, लेकिन अगर आप झुक कर बैठोगे तो फिर ये एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा अच्छे से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर आपको भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है झुक कर बैठने में तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पीछे आराम से भी बैठ सकते हो
आपके हैमस्ट्रिंग्स फिर भी वर्क करने ही वाला है। सो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि अगर आप हर एक एक्सरसाइज को परफेक्ट वे में परफॉर्म ना कर पाओ। तो मुझे इसका रीज़न नहीं पता कि मेरी लेग की नस क्यों खींच रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब लास्ट एक्सरसाइज हम लोग सीटेड काफ रेजेस लगा रहे हैं। इसके पहले के लेग के सेशन में हम लोगों ने स्टैंडिंग काफ रेजेस लगाए थे। एंड इसमें से अगर मुझे चूज़ करना हो कि इन दोनों में से ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो मैं पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ, तो फिर मैं डेफिनेटली सीटेड काफ रेजेस को चूज़ करूँगा, क्योंकि इसकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है। लाइक हमें बैठना होता है, कुछ खास मेहनत नहीं करनी होती। मेन जो इसमें कैच है वो यही है कि हमें ऐसा लगने लगता है एक्सरसाइज के बीच में कि हमारे काफ्स थक चुका है, लेकिन एक्चुअल में हम अगर 2-3 रैप और निकलने की ट्राई करें तो फिर हम लोग हमेशा वो 2-3 रैप निकाल सकते हैं। तो लेकिन फिर भी इसमें बिकॉज हम लोगों को बैठना होता है एंड हम लोगों को 3-4 20-20 किलो की प्लेट नहीं लगानी होती, इसलिए मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा पसंद है। एंड इसमें माइंड मसल कनेक्शन भी फॉर सम रीज़न मेरा ज़्यादा अच्छा बन पाता है। आज का लेग डे लिटरली एक सर्वाइवल टेस्ट था, क्योंकि स्क्वाट्स करने के बाद हम लोगों ने लेग एक्सटेंशन की जगह पर लेग प्रेस एक्सरसाइज परफॉर्म की। एंड ये दोनों ही मूवमेंट्स थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन इन दोनों में जो फटीग इन दोनों एक्सरसाइज करने से हम लोग जो फटीग एक्यूमुलेट करते हैं हमारे क्वाड्स में, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। एंड बहुत अच्छे से हम लोग अपने क्वाड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लेग एक्सटेंशन एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। हम लोगों को बस आज के दिन 2 पुश मूवमेंट्स परफॉर्म करनी थी हमारे क्वाड्स के लिए, ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय हो सके। क्योंकि इसके पहले के लेग के सेशन में जब हम ब्रो स्प्लिट ही फॉलो कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने सिर्फ लेग प्रेस एंड लेग एक्सटेंशन ये दोनों एक्सरसाइज परफॉर्म की थी, लेकिन फिर पूरे हफ्ते हमारे लेग्स दर्द नहीं कर रहे थे। लाइक 4 दिन तक हमारे लेग्स अच्छे से दर्द कर रहे थे, लेकिन फिर वो हील हो गए। इसलिए इस बार हम लोगों को हमारे लेग्स कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय करना था। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग स्क्वाट्स करने के बाद लेग प्रेस परफॉर्म करेंगे, ताकि हम लोगों को ये एंश्योरमेंट मिल जाए कि ओके हमारे लेग्स अब 1 हफ्ते तक रिकवर नहीं होने वाला। चीज़ केक हम लोग ओट्स लेने के लिए गए थे, ताकि हम लोग हर रोज़ ओट मिल कंज्यूम कर सके। 2 किलो ओट्स मंगवाने की जगह पर मैंने मसल ब्लेस से सिर्फ 1 kg के ओट्स मंगवा लिए। सो 2 kg के मुझे 7 पैक्स चाहिए थे, लेकिन उसके जगह पर मैंने 1 kg के 7 पैक्स मंगवाए। सो ऑब्वियसली वो सारे पैक्स ख़त्म हो चुका है अब। इसलिए हम लोग ढूंढने गए थे कि राजकोट में कहाँ पर हम लोग ओट्स फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअल में एक स्टोर था जहाँ पर ये गारंटीड था कि ओट्स मिल ही जाएंगे, लेकिन वो जो स्टोर की लोकेशन थी वो फ़ोन हमारे घर पर रह गया। सो हम लोग उस स्टोर को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि दूसरे स्टोर से हम लोग परचेज़ कर ले, लेकिन एक भी स्टोर में नहीं था। एंड फिर लास्ट में हम जिस स्टोर में गए वो स्टोर कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। उसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती थी जो हम लोग नॉर्मली हमारे डीमार्ट एंड रिलायंस एंड ऐसी सारी जगह पर हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं फाइंड कर सकते। ये स्टोर कुछ स्पेशल था। यहाँ पर वो सारी फॉरेन वाली चीज़ें मिलती थी जो भी हम लोग फॉरेन यूट्यूबर्स के वीडियोस में देखते हैं, वो सारी चीज़ें थी। एंड फिर हम लोगों ने चीज़ केक देखी, तो फिर हम लोगों ने चीज़ केक भी ले ली। अब चीज़ केक के अंदर 2 फ्लेवर्स थे। एक ये वाला फ्लेवर था, ये है कुकी फ्लेवर है ये, एंड एक और फ्लेवर था। एंड हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम कौन सा फ्लेवर लें, इसलिए हम लोगों ने दोनों फ्लेवर ले लिया। सो मैं दोनों फ्लेवर खाने वाला हूँ। इसमें से एक फ्लेवर कौन सा मुझे समझ नहीं आ रहा, जो भी है बेरी फ्लेवर है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में शायद एक बार चीज़ केक खाई होगी एंड मुझे याद नहीं है कि इसका स्वाद एग्जैक्टली कैसा आता। एंड फिर वहाँ पर स्निकर्स भी थे, इसलिए मैंने स्निकर्स भी ले लिया, क्योंकि अभी मेरा ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है स्निकर्स के लिए। इसका स्वाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। लेकिन पहले हम लोग चीज़ केक खाते हैं। सबसे पहले इस कुकी फ्लेवर को ट्राई करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि मुझे इस तरह से चीट नहीं करना चाहिए था। आपकी बात सही है, लेकिन मैं बल्क पर हूँ। सो अगर मैं थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लूँगा तो फिर उससे दुनिया तबाह नहीं हो जाएगी। एंड ऊपर से आज मैंने लेग डे किया था, सो मेरे पास लिटरली एक्स्ट्रा कैलोरीज है जो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। एंड फिर भी मेरा वेट इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि लेग डे के अंदर आप बहुत कैलोरीज बर्न करते हो। सो लेग डे में अगर आप चीट मील कंज्यूम करते हो तो फिर
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये थोड़ी सी पिघल गई है क्योंकि हम लोग इसको बहुत दूर से लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता कि लोग इसको चीज़ केक क्यों बुलाते हैं, क्योंकि केक ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक तो। इसको आप चीज़ आइसक्रीम बोल सकते हो, वो ज़्यादा एक्यूरेट साउंड करेगा इसके लिए। एंड इसका स्वाद बहुत कमाल का है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। आई थिंक 170 कैलोरीज है एंड 2.3 ग्राम प्रोटीन है, जो ना के बराबर है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो 70 ग्राम का पैक है, इस 70 ग्राम के पैक के अंदर 170 कैलोरीज है या 100 ग्राम में 170 कैलोरीज आती है। आई थिंक इस पूरे कप के अंदर 170 कैलोरीज है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैंने ये जो ओट मील बनाई है, इसके अंदर मैंने पीनट बटर नहीं डाला है, सो थोड़ा सा कवर करने लगा हूँ मैं। उस चीज़ केक की जब मैंने कैलोरीज वापस से चेक की तो फिर कैलोरीज का नंबर अराउंड 250 के आसपास आया है। सो मैंने उसके 2 कप्स खाए हैं एंड मैंने ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लिया है सिर्फ उन 2 चीज़ केक की वजह से। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे और 5 अंडे खाने की ज़रूरत है एंड मुझे ज़रा भी भूख भी नहीं लगी है। सो मैं अब 5 अंडों को स्किप ही कर देने वाला हूँ एंड मैं डायरेक्टली सोने जाने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप इस तरह से कोई और बाहर की चीज़ें खाते हो तो फिर आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप अपने जो पूरा दिन का प्रोटीन इंटेक है उसको कंप्लीट कर दो। लेकिन मेरा प्रोटीन इंटेक ऑलरेडी बहुत हाई है, सो अगर मैं थोड़ा सा एक दिन प्रोटीन नहीं लूंगा तो फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप हमारे पास से ट्रेनिंग लो तो फिर पर्सनलाइज्ड डाइट एंड वर्कआउट प्लान्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।